हमें नुकसान पहुंचाने से बाज रखती है। बदकिस्मती से जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ आप जाएं तो अरब ममालिक में खुशहाली तो बहुत है, मेयार जिंदगी बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या उनमें कोई ऐसा मुल्क है जिसमें ये जुर्रत और सलाहियत हो कि वो इसराइल की आंखों में आंखें डाल सके? ऐसा नहीं है। तो तारीख का बड़ा तकलीफ दे सबक है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादात, और अपने हुकूमत बाजू पे भरोसा करना। और जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी मुसलमानों पे को हिदायत दी है कि आप अपने घोड़े और अपनी दिफाई कुव्वत इतनी तैयार रखें कि आपके जो दुश्मन जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते, उन पे आपकी एक तरह से धाक रहे और वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये तो एक अल्लाह का भी हुक्म मुस्लिम उम्मा के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से बेशतर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मेयार जिंदगी और खुशहाली को तो अहमियत देते हैं, लेकिन अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियत के हवाले से आपको गाफिल नजर आते हैं। इसीलिए आप देखें कि पिछले 20-30 साल में कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो बैरूनी जाहिलियत का निशाना बने हैं, चाहे फलस्तीन हो, इराक हो, लिबिया हो, शाम हो। मतलब यहाँ के ममालिक जो हैं इनकी आज 2 दिन कबल पाकिस्तान का जो दिफाई बजट में इजाफा हुआ उसमें बाज लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज की इस हमले ने ये दुनिया के सामने ये हकीकत वाज़े कर दी कि जो कौम अपने दिफा से, अपनी सलामती से गाफिल होती है, उसका फिर कोई दुनिया में वाली वारिस नहीं होता। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हमने कम वसाइल के बावजूद अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा से हम गाफिल नहीं होंगे, और हम किसी तौसी पसंदाना जाहिलियत के हिकमत अमली और अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो मिसाल है वो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत जबरदस्त और यूनिक मिसाल है कि जनाब हम आलमी कवानीन, इखलाकी ज़ाब्ते, इंसानी हुकूक, आलमी इदारे, इन सब का के अलमबरदार भी हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन हम अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा से गाफिल भी नहीं है। और ये वो बैलेंस है आपकी सॉफ्ट और हार्ड पावर में जो मैं चाहता हूँ आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में हर जिम्मेदार रियासत की जरूरत है, और जिसको पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से अचीव किया है। तो आज मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। वो आपने एयर डिफेंस की बात की थी, ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि इसराइल और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसराइल जो है उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स है, और मोस्ट प्रोबेबली उसने F-35 जो अमेरिका के जदीद तरीन प्रोवाइडेड स्टेल्थ फाइटर्स है उनका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उनको दुनिया का कोई रडार सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उनको निशाना बनाना और गिराना तो दूर की बात है। जी बिल्कुल अली साहब, बिल्कुल जी जी। लेकिन जवाबी कार्रवाई की सलाहियत ईरान की बहरहाल मौजूद है, और उसने अपनी हिकमत अमली के तहत बहुत बड़े पैमाने पे ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जखीरा डेवलप किया है। तो अब देखना है कि इसराइल के बहुत एडवांस्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इनको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल अली साहब, ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का भी जो है बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि हमले से इसराइल की घिनौनी फितरत का पता चलता है, इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया, इसराइल तकलीफ दे रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे और भारी कीमत चुकाना होगी। आप क्या समझते हैं कि दिफाई महाज पर अब सियासी महाज भी जो है वो ईरान के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है? देखिए, ईरान को ये जंग बैक वक्त 3 महाजों पे लड़नी है। एक महाज यकीनी तौर पे दिफाई महाज है, जिसमें वो अपने ड्रोन्स का, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दूसरा महाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसका सियासी महाज है कि उसने अपनी आवाम को भी ये यकीन दिलाना है कि न सिर्फ ये कि वो उनकी जानों को, माल को, इज्जत को, खुद मुख्तारी सलामती का दिफा कर सकता है, बल्कि उनकी खुशहाली को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। तीसरा महाज सिफारती महाज है कि उसने दुनिया के सामने ये वाजे करना है कि जनाब ये जाहिलियत जो है ये आलमी कवानीन और आलमी ज़ाब्तों के खिलाफ है, और सिफारती सतह पे भी देखना होगा कि क्या ईरान दुनिया को की सपोर्ट लेने में कामयाब होता है या नहीं। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया अली साहब आपके कीमती वक्त का। हसीब अरसलान भी हमारे साथ मौजूद है। हसीब, ये बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? और ये भी खबर आ रही थी कि पहले मरहले में जो है 12 हमले किए गए हैं। अब इस्राइली हुकाम की जानिब से ये भी खबर आ रही है कि दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो इसराइली बयान सामने आया है और जिसमें ये कहा गया है कि दूसरा हमला जो है वो भी कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो ईरानी मीडिया है वो भी ऑफिशियली इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त तेहरान में दोबारा जो है लाउड एक्सप्लोजन्स जो है वो सुनने में आ रहे हैं। अभी उसकी कंफर्म लोकेशंस जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई, ना इसराइल की तरफ से ना ही ईरान की तरफ से, लेकिन दोनों जानिब से जो है इसका इंडिकेशन जो है वो सामने आ गया। एक तरफ ईरानी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जो बड़ी जोरदार धमाकों की आवाजें हैं जो इस वक्त तेहरान में सुनी जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसराइल जो है वो इसको क्लेम भी कर रहा है और इसको ओन भी कर रहा है। लेकिन जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि अब से कुछ देर पहले इसराइल कि तमाम शहरों में वार्निंग्स जारी की गई, सायरन बजाकर अपने शहरियों को आगाह किया गया, लेकिन साथ ही साथ एक जो ऑटोमेटेड फोन सिस्टम होता है उसके जरिए तमाम शहरियों को कॉल करके बताया गया कि हमें ईरान की तरफ से मुमकिन एक हमले का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप जो रेस्क्यू स्टेशन है उनके करीब रहे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए जलजला हो या कोई भी और ऐसा वाकया हो तो जो सिक्योर लोकेशन है वो बनाई गई होती है हर इलाके में, तो लोगों को हिदायत जारी की गई है कि आप उन इलाकों के करीब रहें और अलर्ट रहें। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त ईरान जो है वो ना सिर्फ उनका क्लेम है ये है कि हम हमले का जवाब देंगे, लेकिन इसराइल जो है उसको एक्सपेक्ट भी कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपने शहरियों को भी जो है मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि ईरान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये कहा गया है कि ये हमला जो है ईरान और इसराइल और अमेरिका की तरफ से एक जॉइंट हमला था, जिसको अमेरिका जो है अभी तक डिनाई कर रहा है और उनका ये कहना है कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने किसी तरह से भी इसमें ना असिस्ट। बिल्कुल हसीब, वो अमेरिका तो इस चीज़ का जो वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आपने कुछ देर पहले ये बयान सुना होगा, इसराइली हुकाम ये कह रहा है कि ईरान पर हमले से पहले हमने वाशिंगटन को आगाह किया था। बिल्कुल, ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट देखने में आ रहा है कि एक तरफ जो उनके डिफेंस स्टेट सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कोई लेन देन नहीं था, और उन्होंने क्लियरली ये भी कहा कि ना सिर्फ इसमें हमारा लेन देन नहीं बल्कि हमें इससे आगाह भी नहीं किया गया। लेकिन ऑन द अदर साइड इसराइल इसको क्लेम कर रहा है कि हमने वाशिंगटन को इस हमला कैरी आउट करने से पहले आगाह किया था। तो क्लियरली इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जरूर है। अब से जाहिर बात अगले आने वाले कुछ घंटों में जो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका जो है अभी तक हमें इस मामले में जो है बैकफुट पे नजर आ रहा है और उनका वो ओपन जो एक सपोर्ट है इसराइल के साथ वो अभी तक देखने में नजर नहीं आ रही, जिसके बाद एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गया। लेकिन ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली अमेरिका को इसमें नॉमिनेट कर दिया है कि ये हमारा तो जो हमला किया गया इसराइल ने किया और अमेरिका की मदद से किया, तो अब इन दोनों को जो है हम भरपूर जवाब देंगे। अब वो जवाब अब से पहले जिस तरह डिफेंस एनालिस्ट कह रहे थे कि वो अगर इराक में जो अमरीकी तनसीबात है उन पे किया जाता है या इसराइल की जो तनसीबात है उन पे किया जाता है या इसराइल की जो स्टेट लैंड है उस पर डायरेक्टली किया जाता है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने अपनी आवाम को इस चीज का यकीन दिलाया कि आप किसी भी उससे अभाम में ना रहें। हम अमेरिका को और इसराइल को दोनों को नॉमिनेट करके उन्होंने कहा कि हम भरपूर जवाब देंगे। जिसके बाद इसराइल में जैसे कि मैंने पहले बताया कि अलर्ट भी जारी कर दिया गया फोन कॉल्स के जरिए और सायरन्स बजा के। तो इसका मतलब है कि इसराइल अब रिटेलिएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो इस चीज से आगाह है। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यकीनन उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होंगी, और साथ ही साथ ईरान के जो बयान है उसके बाद इसराइल ने अपने शहरियों को आगाह कर दिया कि हम ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन हमले की जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो आप लोग मोहतात रहें। अमेरिका का रोल यकीनन हर इस तरह के मसले में बड़ा अहम रहता है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो जो है उसको नॉमिनेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका इटसेल्फ जो है वो इससे बड़ा बैकफुट पे हमें नजर आ रहा है और किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये सिचुएशन है। साथ ही साथ ईरान की जो एयर स्पेस है उस पर भी बात अगर करें तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान भर की जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया है, जिस में मिडिल ईस्टर्न जितने एयरपोर्ट्स हैं उनसे ईरान और इराक जाने वाली जितनी फ्लाइट्स थी, दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां से इराक, बगदाद और ईरान जाने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। अब संडे को जो अमेरिका और ईरान की टॉक्स होने जा रही थी उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान जो है वो नजर आ रहा है। लोग ये सवाल करते, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अब वो भी जो है वो खटाई में पड़ गए हैं। वो शायद कुछ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनको कैंसिल कर दिया जाए या एटलीस्ट डिले कर दिया जाए,
जितनी देर ईरान जो है स्टेट ऑफ वॉर में है। सो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं अभी देखने में आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसराइल जो है वो एक नया हमला जो है उसकी ना सिर्फ तैयारी कर रहा है, बल्कि जो इंडिकेशंस हैं वो ये बताती हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक और अटैक लॉन्च कर दिया है तेहरान के ऊपर। पहले स्टेज में जिस तरह के आपने बताया कि 12 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है हमले किए गए, जिसमें ना सिर्फ मिलिट्री लोकेशंस हैं, ना सिर्फ उनकी न्यूक्लियर लोकेशंस हैं, बल्कि रेजिडेंशियल लोकेशंस जो हैं वो भी हैं। सो एक तरफ उन्होंने जहां रेजिडेंशियल एरियाज में लोगों को टारगेट किया, साथ ही साथ उनकी जो मिलिट्री तंसीबात है और जो न्यूक्लियर तंसीबात है उनको भी अटैक किया, और बड़ा ओपनली उसको नेतन्याहू ने क्लेम किया और उन्होंने कहा कि हमने इधर इधर अटैक किया है, किसी तौर पे उसको डिनाई नहीं किया। सिर्फ ये उनका कहना था कि हमारा अब ईरान की जो आवाम है उससे कोई जंग नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड रेजिडेंशियल एरिया में जो फुटेजेस अभी तक सर्कुलेट कर रही हैं उसमें बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है कि रेजिडेंशियल एरियाज जो है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो है वो हिट हुए हैं, जिसमें इवन खवातीन और बच्चे जो हैं वो हमें मलबे के नीचे पड़े नजर आए। तो एक तरफ उनका ये क्लेम करना कि हमारी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अवाम को टारगेट करना, ये खुला तजाद जो है वो नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि अब अगले कुछ घंटों में अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है, और अमेरिका इसमें अभी तक का जो रद्द-ए-अमल है वो तो ये है कि अमेरिका की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है उनकी जानिब से अमेरिका को नामजद किया गया, नाम लेकर बोला गया। तो अब अमेरिका का इस पे क्या रिएक्शन आता है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो होगा। क्योंकि जब जिस वक्त ये हमला हुआ तो उस वक्त बरतानिया में, यूरोप में जो है खासतौर पर रात का वक्त था, तो कोई एज सच अभी बड़ा क्लियर किस्म का रिस्पांस लीडरशिप की तरफ से ना यूरोपियन और ना ही बरतानवी लीडरशिप से भी बड़ा क्लियर जो है मैसेज तो नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि हम सारी सिचुएशन। ठीक है हसीब, ये क्लियर कर दीजिएगा कि कहा जा रहा था सुप्रीम लीडर की जानिब से जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी और उन्होंने उसमें ऐलान जंग का जो है उन्होंने तस्करा करना था। क्या इस हवाले से जो है अभी तक कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम लीडर ने आपसे कुछ मिनट पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने उसमें आवाम को यकीन दिलाया कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। ये इंडिकेशन नहीं दी गई कि कितने टाइम में दिया जाएगा, लेकिन ईरान बिल्कुल इसमें बैकफुट के ऊपर नहीं गया और उन्होंने क्लियरली कैटेगोरिकली बताया कि हम इसका भरपूर जवाब जो है वो देंगे, अमेरिका को भी देंगे और इसराइल को भी देंगे। तो ये बड़ा अहम एक नुक्ता था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने सिर्फ इसराइल को नॉमिनेट नहीं किया, इवन दो ये हमला जो है इसराइल की जानिब से किया गया, लेकिन उन्होंने उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको सामने रखा और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि हम वापस जो है वो अटैक करेंगे और इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। और ये आज से उनका एक बड़ा अहम जुमला था उसमें कि आज से इसराइल की बुरी किस्मत जो है उसका आगाज हुआ जाता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हिसाब किताब लगा के कैलकुलेट करके ये बात जो है वो की होगी। तो जो आपने जिक्र किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान जंग भी कर दिया और उन्होंने भरपूर तरीके से कहा कि हम इसराइल को इसका भरपूर जवाब देंगे और आज से इसराइल की बुरी किस्मत जो है उसका आगाज होगा। जी ठीक है हासिब, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि इसमें से सीनियर सियासतदान भी शामिल हैं और जबकि पासदान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की भी शहीद होने की इतलात थी, फिर उसके बाद मेजर जनरल हुसैन इस्लामी की शहादत की भी इतलात थी। पहले कहा जा रहा था ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, क्या अब ईरानी मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है? की जानिब से पहले जो बयानात चलाए जा रहे थे और साथ ही साथ इसराइल जो है वो भी इसको क्लेम कर रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले जितनी उनकी मिलिट्री लीडरशिप है उसके हवाले से ईरानी मीडिया का बयान आया कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी उसमें हकीकत नहीं है और उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन उनके जो एक एटॉमिक एक्सपर्ट थे उनके बारे में बयान आ रहा था कि शायद वो इस हमले में शहीद हो गए। उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन जो है ईरान की तरफ से नहीं आई। तो ये दो चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। मिलिट्री लीडरशिप के बारे में तो उनका ये कहना है कि ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ऑन द अदर साइड आप जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनकी जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो है जानी नुकसान की इतलात आई थी जो अभी तक अनक्लियर हैं, जिसका मतलब है कि ये खदशा हो सकता है कि शायद उनकी इस हमले में डेथ हो गई है। सो अभी तक 3 जो डिफरेंट टारगेट से इसराइल की जानिब से 12 मकामात थे और 3 डिफरेंट टारगेट से एक तरफ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को टारगेट किया गया, दूसरी तरफ मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया और तीसरी तरफ जो है जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको भी टारगेट किया गया। सो मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से अभी तक जो एक क्लैरिटी सामने आई है ईरानी मीडिया की जानिब से, उनका ये कहना है कि ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जिनका जिक्र किया गया था कि वो शहीद हो गए इस हमले में, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जो है जारी किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। जी ठीक है हासिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अस्करी साहब ने भी हमारे ज्वाइन किया है। हसन साहब, आप कैसे देखते हैं जबकि ईरान ने जो है वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया है ऐलान जंग का,
तो अगर भरपूर अटैक करता है ईरान, तो आप क्या देख रहे हैं, हालात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? हसन साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको आगाह करेंगे। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। मुतादिद रिहायशी इलाके भी मुतासर हुए। और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आप क्या देखते हैं, बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया है ईरान की जानिब से, मज़ीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और इस पर खित्ते पर क्या असरात पड़ने वाले हैं? गालिबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको आगाह करते चले। मुतादिद रिहायशी इलाके भी मुतासर हुए हैं। ईरान के एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तेहरान के इमाम ख़मीनी हवाई अड्डे पर फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो चुका है। इसराइल का पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को शहीद करने का भी दावा किया गया। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी की शहादत की बेतलात हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जंग का ऐलान भी किया है। और अगर बात की जाए इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि ईरान के सरकर्दा जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ में ईरान की जोहरी अफजूदगी की अहम तनसीब को टारगेट किया है। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद है। हसीब, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं और ये मुआमला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइल की जानिब से अब जो दूसरा राउंड है अटैक्स का, उसको क्लेम किया जा रहा है और उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि हमने दोबारा जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक जो है की है और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें जितने टारगेट्स हैं उनको हम एक्वायर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया जो है वो भी एग्जैक्ट लोकेशंस अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तेहरान में खास तौर पर जोरदार धमाके जो है वो सुने गए। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा, साथ अपने जो फर्दर जो अटैक्स हैं उनको कैरी आउट कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अवाम का साथ देने का और अवाम को भरपूर जोश और जज्बे में रहने का कहा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और इसराइल और अमेरिका को उन्होंने नॉमिनेट किया और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी मर्जी से अपने जो टारगेट्स हैं उनको एक्वायर करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। और इसराइल की आज से बुरी किस्मत का आगाज हो गया, जिसका मतलब यह है कि ईरान इस पे चुप करके बैठने वाला नहीं है। इससे पहले भी जैसे कि हमने देखा अप्रैल में जब हुआ तो ईरान ने तकरीबन 300 मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर दागे, जिनको इसराइली डिफेंस सिस्टम ने कुछ को फिजा में ही जो है वो टारगेट कर लिया गया, इंटरसेप्ट किया गया, और कुछ जो है उन्होंने स्ट्राइक भी किया। तो अगर उस वक्त इनिशियल उसके ऊपर ईरान ने इतना रिटेलिएट किया था, तो अब तो बाकायदा तौर पर ईरान की जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको, ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको, और ईरान के जो सिविल इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि उसको जवाब दिया जाएगा तो यकीनन जो जवाब जो है वो सीरियसली दिया जाएगा, जिसका अंदाजा हमें इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल भर में अब से कुछ देर पहले वार्निंग जारी की गई, सायरन्स बजाए गए और साथ ही साथ तमाम शहरियों को कॉल करके इतला दी गई, क्योंकि अभी जो टाइम जोन का अगर देखा जाए तो उधर भी अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो तमाम शहरियों को, बल्कि ये इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लोगों को जगाया गया इस कॉल के जरिए और बताया गया कि आप अलर्ट रहें और जो महफूज मकामात हैं उनके करीब रहें, क्योंकि हमें ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन रिटेलिएशन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। सो अगर ये जंग शुरू हो जाती है बाकायदा तौर पर, इसका पूरी रीजन में जो है एक असर पड़ेगा। और अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि जो तेहरान का एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया। अब की ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान भर की जितनी फ़िज़ाई हदूद हैं उसको मुकम्मल तौर पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद जो है इस वक्त कम्प्लीटली जो है वो क्लोज्ड है किसी भी किस्म की कमर्शियल फ्लाइंग के लिए। सो ये एक बड़ी ठीक है। आसिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और अब ईरान ने भी ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये हमला तो इसके मुतवक्के था, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने भी इससे मुतनब्बे कर दिया था। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान के दरमियान ये एक सर्द जंग की सी कैफियत थी, जिसमें इजराइल ने पूरा इरादा किया हुआ था कि वो कोई ना कोई मुआयनजोई करेगा,
क्योंकि वो ये समझते थे कि इस वक्त जो जोहरी अफजोदगी है वो 60% पे हो चुकी है और इजराइल जो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके से ईरान जो है वो जोहरी हथियार बनाने के करीब आए। मगर ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। अब ये हमले हुए हैं और इसमें नुकसान हुआ है जानी। उन्होंने ये डिकैपिटेट करने की कोशिश की है जो लीडरशिप है, और ये देखना होगा कि उन हमलों से अब जो उसकी जोहरी अफसोदगी की जो कैपेबिलिटी है क्या उस वक्त उस तक वो पहुंचे, क्योंकि वो खासी वेल प्रोटेक्टेड हैं वो तंसीबात जो हैं ईरान की, और एक वेव ऑफ हमलों से तो वो उस पर असर नहीं पड़ा होगा जो मेरी सरेदस्त ये असेसमेंट है। अब इसमें और भी हमले आएंगे और ईरान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा, तो ये सिचुएशन अभी एस्केलेशन की तरफ जाएगी जो जिसके खतरनाक मुंजरात होंगे, क्योंकि जो इसमें तेल की रफ्त और रसाइल है खलीज में उस पर असर पड़ सकता है, और जो जो ये एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा ईरान का रिस्पॉन्स आएगा, और उस रिस्पॉन्स में इजराइल का कोई नुकसान होता है। अमेरिकी बेसिस पे उन्होंने हमलों का इजराइल ने इंडिया दिया था, अगर उस पर हमला हुआ और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ईरान जो इस वक्त उसकी क़यादत है उसने तो इसका इजहार किया था कि वो अफजोदगी से पीछे नहीं हटेंगे, और चूँकि अब इजराइल ने मेरा ख्याल है अमेरिका के बात की वो जो उस तरीके से वो नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि उसकी जो कितना असर और रसूख है उस लॉबी का अमेरिका में। तो खित्ते के जो ममालिक हैं उनको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये जो फ़ज़ाई हदूद हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो सकती है, बॉर्डर पे कोई इम्प्लिकेशन हो सकती है, और ज़रूरत से अमर किया है कि इस वक्त चीन और रूस और दीगर जो क़ुव्वतें हैं वीटो विल्डिंग, उसको चाहिए कि इस मामले को डिफ्यूज करने की डिप्लोमेटिक सतह पे कोशिश करे, और साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई उनका भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक किरदार अदा करें कि इसको डी एस्केलेट किया जाए इस मामले को, और इजराइल को इससे बाज रखा जाए कि फर्दर एस्केलेट ना करें मामले को। जी राशिद वैद साहब, जिस तरह से इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है, ये अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं, लेकिन इसराइल इस बात की वजाहत कर रहा है कि ईरान पर हमले से पहले हमने वाशिंगटन को आगाह किया है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इधर भी दोहरा मयार है अमेरिका का, और सालिसी का जो किरदार है वो अदा करना चाहिए? जी देखिए, वो बिल्कुल भी एहसास जाहिर है, क्योंकि ये तो उनके मीडिया की खबरें थी कल से कि उसको आगाह कर दिया गया है, ऐसा कुछ होने वाला है। मगर अगर इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में अब गाजा की सूरत देख लें, वहाँ पे सीज फायर को वीटो किया गया है कई मरतबा, और ये तो अनथिंकेबल बात है कि वीटो किया जाए, और जहाँ पे लोग बेदर्दी से उनको कत्ल किया जा रहा है फलस्तीनियों को, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल को बैकिंग हासिल है, और इसी वजह से अभी फर्क बनता है बाकी जो दुनिया की आलमी क़ुव्वतें हैं जिनके पास वीटो विल्डिंग पावर्स हैं, मुसलमान ममालिक हैं जिनका क्लाउट है खलीज में, और उनका फर्ज बनता है कि अब इसको नोटिस लें और अमेरिका पे भी दबाव डालें और इजराइल पे भी, ताकि इसको मजीद ये सिचुएशन को डी एस्केलेट करने से, और ईरान के साथ भी जो डिप्लोमेटिक जो भी रवाबत है उनको तेज किया जाए, ताकि उसकी लीडरशिप को भी ये बावर करवाया जाए कि ये डिफ्यूज करना जो है, ये जो कि जैसे इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में हुआ था, ये दोनों साइड से डिप्लोमेसी ने काम किया था, और उसके बाद ये एक सिचुएशन डिफ्यूजन की तरफ गई थी। जी बिल्कुल। राशिद वैद साहब, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो फैसला है, हम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं, यानी जो वो जंग की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो किस फैसला कुन मोड़ की बात कर रहे हैं, और ये मुआवजा कितना कशीदा हो सकता है? वो इसी की बात कर रहे हैं कि वो अब इस जंग का दायरा-कार वसी करेंगे, और जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा कि ईरान की जो जोहरी अफजोदगी की सलाहियत है वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती, मगर उसको असेस करने के लिए तो फिर उनको पे दर पे हमले करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो जो उसकी जो सलाहियत है, फैसिलिटीज़ हैं,
उनको नुकसान हो, और वो नुकसान बड़ा मुश्किल है उसको असेस करना, क्योंकि जब तक वो मिसाइल्स उसको पेनिट्रेट ना करे, वो पहाड़ों की तय में होगा, वेल प्रोटेक्टेड हैं, फिर उसके साइंसदान है, वो स्प्रेड आउट हैं, तो इतना आसान नहीं है कि एक मुल्क की जो सलाहियत को एक हमले में ख़त्म किया जाए, और तावक्त है कि उसको लगातार हमले किए जाएं, और इवन उसके बाद इसको उन हमलों के बावजूद भी ये असेस करना बहुत मुश्किल होता है, तावक्त है कि वो मुल्क खुद ब खुद इस चीज़ को यकीनी ना बनाए, या आलमी बरादरी को इसका यकीन ना हो थ्रू इंस्पेक्शन। इसमें IAEA जो इदारा है उसका भी किरदार हो सकता है, मगर वो उस सूरत में होगा कि जब ईरान ताउन करेगा। जी बिल्कुल। राशिद अली साहब, आप कैसे देखते हैं अगर ईरान जो है अटैक बैक करता है और भरपूर वो करता है, और ये मामला तो यकीनन कशीदगी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप इस्लामिक ममालिक का क्या किरदार देखते हैं? मैंने बताया ना कि ये जो हमारे ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, जिनके अमेरिका के साथ भी रवाबत हैं और इसराइल के साथ भी, तो उस वक्त ये उनको चाहिए कि ये इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ रवाबत तेज करें और उन पे जोर दें कि ये जंग जो है ये बड़ी खतरनाक किस्म के मुज़रात होंगे और जानी नुकसान तो होगा इसमें। अगर ये चीज़ ये खुदा न खास्ता न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि अब रिएक्शन आएगा इसराइल पे, और मिसाइल्स की जो सलाहियत है ईरान की, उसको बरूकार लाते हुए वो अगर हमले करते हैं और कुछ अमरीकी बेसिस भी हिट हो जाते हैं, तो फिर सिचुएशन और कशीदा हो सकती है। तो उनका फर्ज बनता है कि इसको अमेरिका और इसराइल पे दबाव डालें कि डिफ्यूज करें सिचुएशन को। जी बिल्कुल। राशिद अली साहब, पाकिस्तान का क्या किरदार देखते हैं? पाकिस्तान चूंकि एक नेबरिंग मुल्क है, इस पे पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे कि दीगर ममालिक ने इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी में वो किया था। पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, वहाँ पे अपना किरदार अदा कर सकता है, OIC ममालिक में कर सकता है। तो हमें ये दुनिया को ये बावर करवाना है थ्रू हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ये जंग जो है ये कशीदगी उसमें उसके शोले ऐसा ना हो कि पूरे खिते को अपनी लपेट में ले लें, उससे पहले इसको डिफ्यूज करें। जी राशिद अली साहब, ईरान के लिए आप क्या देखते हैं, दिफाई महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से वो एक ऐसी कुव्वत के साथ बरसरे पैकार है जो ना कि रीजन को देखती है, ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को देखती है, वो सिर्फ कुव्वत की जुबान जानती है। जैसा भी वो फलस्तीन में, गजा में हो रहा है, दुनिया भर की मुज़ाहमत के बावजूद वो वीटो कर देती है उसको, एक कुव्वत सीज फायर को, और लगातार वो लोग उनकी बच्चों की, खवातीन की डेथ हो रही है। तो ईरान के लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है यहाँ पे, मगर उसको चाहिए कि अभी जो उसके हलीफ कुछ ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर ये इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तेल की तरसील और दीगर मामलात हैं, दुनिया एक इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। ईरान है, रशिया है, उनकी तरफ ईरान को अपने वापस ज़्यादा तेज करने चाहिए। राशिद अली साहब और कोशिश, जी ठीक है, राशिद अली साहब आप हमारे साथ रहिएगा। मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं आलमी उमूर के। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से एनालाइज करेंगे? ईरान पर हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, और ये कहता है कि हमने अमरीका को एतमाद में लिया है, फिर उसके बाद ये हमला किया, अमरीका कहता है कि हमें तो बताया नहीं गया। क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, ये मैं समझता हूँ जी, ये एक मिली भगत है इसराइल और अमेरिका की, जिसके नतीजे में ईरान पर जो है वो जारहियत का इर्तिकाब किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि इन दोनों के जो बयानात हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। खासतौर पे अमेरिका इस वक्त जो एक आलमी रद्दअमल है उसके, और ख़ासतौर पे ईरान का जो मुतवक्को रद्दअमल है उसके खौफ में इस नौयत के डिसोसिएशन के बयानात दे रहा है, लेकिन उसकी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दे रहा है। जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि उससे पहले, हमले से पहले जो ज़मीन हमवार की गई, जो ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, उसके तौर पे
इस पूरे रीजन में जितने भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एसेट थे वहाँ पे उन मुल्कों से अपना जो नॉन एसेंशियल डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसे वकेट करवा लिया गया। हत्ता के यरूशलेम के अंदर जो उनका स्टाफ था उसे भी सिर्फ यरूशलेम के अंदर ही नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म दिया गया। तो ये जो ट्रैवल एडवाइजरी है ये बुनियादी तौर पे उस इनएविटेबल कनाइवेंस को शो करती है कि जिसके नतीजे में ये हमला जो है वो जिसको अमली जामा पहनाया गया। और अब मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए अमेरिका के रोबियो जो है और उनके वजीर दफा इस नौयत के बयान दे रहे हैं। अगर अमेरिका वाकई इन बातों में संजीदा है और इसमें कुछ सदाकत है तो अमेरिका को इसराइल को इस जारहियत की पनिशमेंट देते हुए उसकी फर्दर फौजी इमदाद फौरी तौर पर बंद करनी चाहिए, क्योंकि आपने हमारी अपनी सालमियत और सॉवरेनिटी और खासतौर पे अमेरिका की उस फॉरेन पॉलिसी को जिक्र पहुंचाई है कि जिसके नतीजे में खासतौर पर वो मुज़ाकराती अमल के जो भी इतवार को मस्कत में उसका छठा राउंड होना था कि जिसमें इसी न्यूक्लियर इशू पर ही बात की जानी थी और ईरान को इस बात पर कायल और माइल किया जाना था कि वो यूरेनियम अफजूदगी को एक खास दर्जे से आगे मत लेकर जाए, ताकि दुनिया को इस बात का खदशा न रहे कि ईरान कोई जौहरी बम जो है वो बनाने जा रहा है। सर यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। इसराइल ये कहता आ रहा है कि ईरान जो है यूरेनियम अफजोदगी और जो एटमी ताकत है या एटमी हथियार बनाने के जो उसके पास असासे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करे, मतलब उसके पास होना ही नहीं चाहिए यूरेनियम और एटमी बॉम्ब बनाने के लिए। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा था कि हम किसी तरह से कोई मशरूत तरीके से कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि अमेरिका का बयानिया कुछ और है, इसराइल कुछ और कह रहा है? देखिए कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो यकीनन ओवर राइडिंग है। इसराइल तो एक बेनिफिशरी है अमेरिका का। इसराइल की कोई बराह रास्त तो खत्ते में कोई इस तरीके से मदाखलत चीजें नहीं है। जब तक उसे अमेरिका की सरपरस्ती और उसकी छत्तर छाया और डिप्लोमेटिक कवर मौजूद है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे हो या यहाँ पे मुख्तलिफ जो पावर कॉरिडोर है वहाँ पे, उस वक्त तक इसराइल की बात की कोई अहमियत है। अदरवाइज इसराइल जो है वो जस्ट एक आउटपोस्ट है अमेरिका की इस खत्ते के अंदर। तो ऐसी सूरत में जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उन तमाम का ताल्लुक जो है वो आपस में इसी वजह से नहीं बनता कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और ख़ासतौर पे जो इस नौयत की एक्टिविटी जो की गई है उसके जो फार रीचिंग इम्पैक्ट है, एक तो ये अभी जो बराह रास्त मुज़ाकरात का अमल है वो खटाई में पड़ सकता है, और उसके साथ साथ खित्ते के वो ममालिक के जो इस वक्त वाकई संजीदा है मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए, और उसमें अमेरिका का और या दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनका मफाद चाहते हैं कि वो किसी तरीके से दो रियासती हल की तरफ कायल हों और मायल हों। यही वजह है कि सऊदी अरब में न्यूयॉर्क में पेरिस के साथ फ्रांस के साथ मिलकर 18 तारीख को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला रखी है इसी मसले पे। तो इसराइल का ये जो ईरान पर हमला है इसने न सिर्फ ईरान को जिद पहुंचाई है, बल्कि सऊदी अरब और जो बैन अवी ताकतें हैं उनकी वो कोशिश की जो दो रियासती हल के हवाले से की जा रही थी उसको भी टॉर्पीडो किया है, उस पर भी खुद का हमला किया है। तो अब ये सऊदी अरब समेत दीगर तमाम स्टेक होल्डर का फर्ज बनता है कि वो आलमी इदारे पर इस बात को उठाएं और खासतौर पे एक मुश्तरका लाहे अमल। सर सऊदी अरब कैसे उठाएगा? चूंकि रिसेंटली हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मशरिक़ वस्ता के दौरे पर आए, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, इवन उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स में आने के लिए उनको दावत भी दी और कहा कि ये मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरे लिए ये अच्छी बात होगी कि अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स में आ जाएं। तो आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब कदम उठाएगा सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए और फ्रंट फुट का काम अदा करेगा? देखिए जहाँ तक तो ममलकत का ताल्लुक है तो उनके यकीनन अपने डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल भी और डिप्लोमेटिक भी। लेकिन आपने अगर रिसेंटली डिप्लोमेसी देखी हो जो सऊदी अरब की तरफ से की गई थी, उसमें किसी जगह पे भी शायबा या इंडिया नहीं दिया गया कि वो कोई इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन एक शर्त के बजुज़ कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जिसका दारुल हुकूमत जो है वो मकबूजा बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक इसराइल या अमेरिका अपने जहन से यह ख्याल निकाल दे कि खुसूस सऊदी अरब की जो नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। तो ये बात सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ अभी रिसेंटली भी उनके मुख्तलिफ जो उनके साबिक़ के इंटेलिजेंस सर जब यूएई आ सकता है, मोरक्को आ सकता है, सूडान आ सकता है, ये सारे ममालिक जो हैं ये मान सकते हैं
आप नहीं समझते हैं कि सऊदी अरब इन फ्यूचर जो है अमेरिका की बात मान लेगा और सारी सूरत हाल जो है वो अमेरिका और इसराइल के हक में चली जाएगी? मैंने अर्ज किया कि हर मुल्क की एक अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है। यूएई का अपना मफाद होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का अपना मफाद होगा, सूडान का अपना मफाद होगा, लेकिन सऊदी अरब जिस मुल्क का नाम है वो दुनिया के अरबों मुसलमान जो हैं उनका मरकज़, उनके ईमान और अकीदे का मरकज़ व महवर है। सऊदी अरब जो है वो कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मूव उसमें नहीं जाएगा कि जिसके नतीजे में ऐसा इशू कि जो मुसलमानों के दीन और ईमान से ताल्लुक़ रखता है, किबला अव्वल से रिलेटेड है, उसके बारे में कोई ऐसा फैसला करे कि जो उनके इस वक्त जो उनका एक जो मुकद्दस स्टेटस है, जो उनके पास एक अथॉरिटी है मुस्लिम दुनिया की, वो कॉम्प्रोमाइज हो। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में मुस्तकिल लड़ाई किसी के साथ नहीं होती, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती हैं और इस वक्त अगर वो शराइत पूरी होती हैं और उसके लिए बहुत सारे खुद मज़ाहमती तंजीमें जो जद्दोजहद कर रही हैं उनके भी अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, उनके अंदर भी एक चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इशू यही है कि अगर कोई इसको संजीदगी से हल करना चाहे, अब सऊदी अरब हो या दीगर अरब ममालिक हो, वो तमाम के तमाम उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है, एक लाइन ऑफ एक्शन बता दी है, लेकिन अगर वो इसराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं का बोलबाला हो, उन्हीं की शराइत मानी जाए, तो दुनिया में ऐसे नहीं होता। अब आप देखिए कि इस एक्टिविटी के बाद ईरान को एक जवाब फराहम कर दिया है अमेरिका और इसराइल ने कि वो जौहरी तवानाई हासिल करे, क्योंकि अगर आज उसके पास एटम बम होता तो इसराइल को जरूरत ना होती उससे हमला करने की। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास एक जौहरी ताकत थी, एक कुव्वत मौजूद थी, तो इंडिया जैसा मुल्क जो है उसे बहुत सोच समझ कर हमारे खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी, और जब हमारी तरफ से उनका भरपूर जवाब दिया गया तो आपने देखा कि इस वक्त किस तरीके से इंडिया जो है और उसके जो सूरमे जो है वो जख्म चाटने पर मजबूर हैं। यही वो चीजें हैं, मैं समझता हूँ, जो लेसन है, जो टेक होम लेसन है, और वो समझा जाना चाहिए। जंगें यकीनन शुरू मैदान में होती हैं, लेकिन उसकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो मुज़ाकरात की मेज पर ही होती है, और यकीनन इस जंग का भी खात्मा इसी नौयत के किसी डिस्कशन और डिबेट के नतीजे में होगा। ठीक है मंसूर साहब, आप साथ ही रहिएगा। राशिद वली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तरफ जो है जब मशरिक़ वस्ता का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा करते हैं तो वो हौसी बागी हैं, उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करते हैं। फिर शाम पर जो सैंक्शंस थे, जो कि बड़ा अहम कदम था अमरीका का, वो सैंक्शंस ख़त्म किए जो कि आलमी बरादरी की तरफ से लगाए गए थे, ख़ास करके इसराइल की तरफ से। और फिर इसके अलावा अरबों डॉलर्स के उन्होंने मुआहदे भी किए यहाँ पर मशरिक़ वस्ता आके, लेकिन वो इसराइल नहीं गए, बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं मिले। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें मार्को रूबियो जो इसराइल है उसकी जानिब से नहीं बताया गया इस हमले से मुताल्लिक, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल से मुताल्लिक ये सारी बातें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। तो ये दोहरा मयार आप नहीं समझते, ये अमेरिका का भी और इसराइल का भी? देखिए, ये दोहरे मयार की बात नहीं है, ये एक हकीकत है कि इस वक्त इसराइल की जो लॉबी है वो पॉलिसी साज इदारे जितने भी हैं अमेरिका पे उस पे हावी है। जैसे मैंने मिसाल दी थी फ़लस्तीन की, कि देखिए कोई सोच सकता है कि जब बच्चे, अभी कल 60 अफराद की शहादत हुई है गाजा में, वो मक्खी मच्छर की तरह इंसान मर रहे हैं, मगर सिक्योरिटी काउंसिल में ये सीज फायर के लिए एक करारदाद जाती है, उसको वीटो कर दिया जाता है। तो अब उससे हमें कोई खाम ख्याली या कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और इसमें ये बड़ा क्लियर है कि इजराइल का और उसका कंप्लीट ये मंशा था कि ईरान को जोहरी अफसूदगी की तरफ नहीं जाने देना। और ईरान तो इस वक्त क्रॉस हेयर में है। इराक पे ये बहुत पहले हमला कर चुके हैं, जब इराक उस कैपेबिलिटी के करीब जा रहा था। पॉसी रैक उनका एक था जहाँ पे वो अटैक हुआ था। तो इसके पास टेम्पलेट ये मौजूद है इसराइल के पास, और अमेरिका को डेफिनेटली वो अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि उसको रोक सके, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसमें दीगर आलमी जो कुव्वतें हैं, चीन है, रूस है, अरब ममालिक हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए था, क्योंकि अभी जो मुज़ाकरात के लिए जो एक पूरा सिलसिला जारी था ओमान में, वो बिल्कुल अभी ऑलमोस्ट आप समझें कि वो खत्म हो गया है। इस एक्ट के बाद उसको सैबोताज किया गया है। ट्रम्प तो खुद ये एक प्रो पीस और एंटी वार प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को आलमी सतह पर गर्दानते थे, और वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये उनको नोबेल प्राइज भी मिले अमल का। और उस पे वो आपने देखा होगा कि पाक भारत कशीदगी, और बल्कि वो बरमला
बाहमी जंग रुकवाई, तो वो एक उनका मतमा नजर है, एक अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का है जिसमें इस प्रो इसराइल लॉबी का खासा नफूज है, और एक मतमा नजर इसराइल का अपना है। बदकिस्मती से हमारे जो अरब ममालिक हैं जिनके पास कुव्वत है, या तो वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है या वो तस्वीराती तौर पे अपने आप को अब उस स्टेज पे देख रहे हैं इक्तिसादी डेवलपमेंट की, जहाँ पे उनको प्रो इसराइल पॉलिसी अख्तियार करनी है। तो ये तमाम टेल साइंस हैं जिसकी वजह से उसको एक इसराइल को फर्दर एनकरेजमेंट हुई है कि उसने ईरान पे हमला किया है। और सर, वो ये हमले जारी कतल रखेगा। कलामी की माजरत, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। अब्राहम अकॉर्ड्स का आपने जिक्र किया, चूँकि अब्राहम अकॉर्ड्स में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि सऊदी अरब भी आ जाए, चूँकि यूएई आ चुका, मोरक्को और सूडान और दीगर एक आध ममालिक और हैं जो आ चुके हैं। आप समझते हैं कि वो मशरिक़े वुस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी सदर एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? अगरचे ईरान अपने यूरेनियम अफजोदगी ख़त्म करने पर आमादा नहीं होता, तो एक ब्लॉक होना चाहिए ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की जानिब से। आप समझते हैं ऐसा ही चाह रहा है अमरीका? वो ब्लॉक ना भी बनाना चाहता तो इतने डिफरेंसेस हैं अरब अजम के पुराने, और सऊदी अरेबिया ईरान उनकी अपनी एक ऐसी मुखासमत है जिसकी वजह से वो एक ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ था। मगर उस ब्लॉक बनने के बावजूद ये किसी उस ब्लॉक ने ये नहीं कहा था कि ईरान पे हमला किया जाए। और ये हमला क्योंकि इसके बड़े देखें ना, ये सब ये बड़ा खतरनाक एक टेम्पलेट बन जाता है। कल अगर अरब ममालिक में से कोई इवन पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अख्तियार करना चाहे, इसराइल को उस पर एतराज़ात हों और उसके खिलाफ भी इस किस्म की हरकत करे, तो ये बड़ा खतरनाक एक मॉडल बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, जिसको वो बार बार फॉलो करेगा। अगर एक मुल्क को चाइना शॉप में आप रोकेंगे नहीं तो वो तो फिर सब कुछ तोड़ता आगे निकल जाएगा। ये तो फिर सारा सिस्टम जो आलमी हमने जो यूनाइटेड नेशंस का बनाया हुआ है और ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं ना कि जंग में अगर आपने फाइट इज राइट का कानून ही अडॉप्ट करना है तो फिर तो ये फ्री फॉर ऑल हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसको इस वक्त अमेरिका भी देखेगा, और मेरा ख्याल है कि हमें जो हमारे तेहरान के हलीफ हैं उन पे भी ये डिप्लोमेटिक तरीके से उनको ये बताना है कि हम जितनी ऑप्शंस हैं इसको मजीद एस्केलेट होने से बचाने के लिए उसको टेबल पे लाना। ठीक है राशिद वली साहब, आप साथ ही रहिएगा। गुफ्तगू सिलसिला आपसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। अहमद हसन अलवी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अलवी साहब इस मुतालिक हमसे बात करने के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया और ईरान कहता है कि आधे घंटे से 1 घंटे